नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी है और गाजा में अपनी जमीन खोते जा रहे हमास के लिए एक बहुत बड़ा झटका। एक साल की लड़ाई में इजराइल को जो बड़ी कामयाबियां मिली हैं उनमें से ये एक है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हिसाब बराबर हो गया है, लेकिन लड़ाई थमेगी नहीं जब तक कि हमास वाले हथियार नहीं डालते और बंधकों की रिहाई नहीं करते। इजरायली फौज गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रही है। दोनों ही आबादी के बीच रहते हैं और वहीं से लड़ते हैं। इजराइल के हमलों में इसीलिए आम लोग भी मारे जा रहे हैं। गाजा में हजारों लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चों और महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है। हमास के बड़े नेता एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। सिनवार का नाम सबसे नया है। सिनवार की मौत के बाद ये सवाल पूछा जाने लगा है कि उसकी जगह कौन लेगा। नाम कई हैं, लेकिन फिलहाल तो हमास सिनवार की मौत के गम में है। सिनवार की आखिरी तस्वीरें डराने वाली हैं। वो सोफे पर बैठा था जब इजरायली हमले में उसकी मौत हो गई। हमास का सबसे बड़ा लीडर याह्या सिनवार मारा गया। इसकी पुष्टि हर तरफ से हो गई है। इजराइल जिसे अपनी सबसे बड़ी गलती मानता था, उसे सुधारने का दावा वो अब कर रहा है। 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के आरोप में कैद सिनवार को इजराइल ने अपने एक सैनिक की रिहाई के एवज में छोड़ा था। इसके बाद वो उसे तलाश ही करता रहा 16 अक्टूबर 2024 तक। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. सिनवार को मारने का दावा इजराइल ने सितंबर में भी किया था, लेकिन दावा गलत निकला। इसीलिए इस बार उसने सोच समझकर दावा किया, चेहरे को मिलाया, दांत मिलाए और हाथ घड़ी से भी पहचान की। इसके बाद इजराइल में डीएनए टेस्ट हुआ। कहा जा रहा है कि सिनवार रफा से किसी और इलाके में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकामयाब रहा और ना ही बच सका। इजराइल के लिए ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है, लेकिन इस कामयाबी से जंग बंद हो जाएगी, ऐसा मानना भी जल्दबाजी होगी। और हमास प्रमुख याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद कई सवाल उठे हैं। क्या अब गाजा में जंग रुक जाएगी? क्या मध्य पूर्व एशिया में शांति लौटेगी? या फिर ये कि अब हमास का नेतृत्व कौन करेगा? और ईरान के प्रॉक्सीज को तबाह करने के लिए इजराइल किस हद तक जाएगा? हमास के मुखिया याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब इजराइल हमास युद्ध खत्म होगा और मध्य एशिया में युद्ध के भड़कने का जो और ज़्यादा खतरा है वो कम होगा, युद्ध रुकेगा। एक तो स्थिति ये हो सकती है कि सिनवार के मारे जाने के बाद इजराइल अपनी जीत का ऐलान कर युद्ध रोक दे, क्योंकि सिनवार ही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था जिसने इजराइल पर हमला किया था, और इसलिए इजराइल उसे खान यूनिस का कसाई भी कहता है, जिसने इजराइल के 1200 से अधिक लोगों की जान ली थी उस 7 अक्टूबर के हमले के दौरान। सिनवार के मारे जाने को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंसाफ हुआ बताया है। अमेरिका ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर अब ये जंग रोकने का दबाव बनाना भी जो है शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू ने कहा है कि सिनवार के मारे जाने का मतलब युद्ध का खात्मा नहीं है। हाँ, ये युद्ध के अंत की शुरुआत ज़रूर है। उन्होंने गाजा के लोगों को कहा है कि युद्ध कल रुक सकता है अगर हमास जो है वो हथियार डाल दे और जो बाकी बंधक हैं, 101 के आसपास जो बंधक हैं, उसको वो रिहा कर दे, उनको सुरक्षित रिहा कर दे। यानी कि साफ है कि सिनवार की मौत के बाद भी इजराइल जो है गाज़ा में युद्ध नहीं रोकने वाला। इजराइल ने गाज़ा में जब हमले शुरू किए थे, पहले हवाई हमले किए, उसके बाद जो है ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किए, तो 3 मकसद बताए थे। एक तो बंधकों की वापसी, दूसरा हमास का पूरी तरह से खात्मा, और तीसरा ये कि हमास फिर से इजराइल के लिए
खतरा न बने, इस स्थिति तक उसको पहुंचाना। पहला जो मकसद है 101 बंधकों की वापसी अभी तक नहीं हुई है। 250 में से कुछ की वापसी हुई, कईयों की जान चली गई और 101 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। और नेतन्याहू ने कहा है कि जो बंधकों को छोड़ेगा वो जिंदा बचेगा, नहीं तो मारा जाएगा। यानी कि बंधकों की वापसी का जो लक्ष्य है इजराइल को अभी भी हासिल करना है। इजराइल अब तक हिजबुल्लाह और हमास के टॉप लीडरशिप में से अधिकतर को ख़त्म कर चुका है। याह्या सिनवार से लेकर उसके पहले वो हसन नसरुल्लाह, इब्राहिम अकील, मोहम्मद डेइफ, इस्माइल हानिया, इन तमाम लोगों को मार चुका है। इजराइल ने हिजबुल्लाह हमास के टॉप लीडरशिप को बेशक ख़त्म कर दिया हो, लेकिन हमास ख़त्म नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह तो अपनी जगह है ही, हमास भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और उसके लिए ख़तरा अभी भी बना हुआ है। यानी कि तीसरे मकसद में भी इजराइल को कामयाबी नहीं मिली है। तो टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद होता यह है कि कोई ना कोई उसकी जगह लेने आ जाता है। इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद याह्या सिनवार मुखिया बना था और अब उसके मारे जाने के बाद खालिद मशाल का जो है नाम आगे आ रहा है कि वो हमास का मुखिया बन सकता है। खालिद मशाल जो है वो 2004 से 2017 तक फ़िलिस्तीनी इस्लामिक मूवमेंट का वो नेतृत्व कर चुका है। 1996 में इजराइल उसे धीमी मौत मारने वाला जहर जो है वो दिया था, इस तरह की रिपोर्ट आई और बाद में जॉर्डन से एक राजनीतिक समझौते के तहत इजराइल ने उसे एंटीडोट दवा देकर उसकी जान जो है बचा ली थी। हानिया के मारे जाने के बाद ही मशाल का जो नाम है वो हमास प्रमुख के तौर पर सामने आ रहा था, लेकिन सिनवार जो है, जो कि पहले से सैन्य कमांडर था, उसने वो ही राजनीतिक कमांडर वही बन गया और अब जब वो मारा गया है तो मशाल जो है वो मुखिया बन सकता है और जब वो बनेगा तो वो हिट लिस्ट में है, हिट लिस्ट में और ज़्यादा ऊपर आ जाएगा। और ईरान भी जो है हमले के प्रति हमले की जवाबी कार्रवाई में है और हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि सिनवार के मौत के बाद जो है वो हमले जो है और ज़्यादा तेज़ करेगा। उसने शुरुआत भी की है हमले और ज़्यादा करने की। तो दूसरी तरफ इजराइल भी मोर्चे पर टिका हुआ है, हर मोर्चे पर वो युद्ध का सामना कर रहा है और कड़ाई से जवाब दे रहा है। तो सिनवार बेशक मारा गया हो, लेकिन अभी मध्य पूर्व में जो युद्ध का खतरा है वो टला नहीं है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान, डीपी श्रीवास्तव ईरान में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं और साथ ही आसिफ रमीज दाऊदी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। श्रीवास्तव जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, सिनवार के मारे जाने के बाद अमेरिका ने कहा इंसाफ हुआ, इजराइल कह रहा है कि ये जंग का अंत नहीं है लेकिन अंत की शुरुआत जरूर है। ऐसे में इस खबर पर आप किस तरह का असर इस पूरे इलाके में देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, सबसे अहम बात ये है कि इस समय हॉस्टेजेस की लाइफ पे सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि हमास की सेंट्रलाइज लीडरशिप थी वो ख़त्म हो गई। अगर उसकी नीचे की श्रृंखला हैं तो उनका क्या रिएक्शन हो सकता है, और हो सकता है ये बंधक अलग अलग ग्रुप्स में बंधे हों, बटे हों। तो उनमें जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं वो इस घटना को कैसे देखते हैं कि उनके बड़े नेता की हत्या हो गई। तो पहली चीज़ तो ये है कि बंधकों की रिहाई पे फोकस किया जाए, जिसकी वजह से ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी। और यही राष्ट्रपति बाइडेन साहब ने कहा है कि अब ये मौका है कि इजराइल सीज़फायर डिक्लेयर करे और हॉस्टेजेस को वापस लाए। अब इसमें देखा जाए तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का जो बयान है, उन्होंने सीज़फायर की बात कहीं नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि आप बंधकों को छोड़ दीजिए और अगर बंधकों को छोड़ दिया तो हम आपको मोहलत देंगे कि आप देश निकाला हो जाएं। तो ये तो हमास को एक्सेप्ट नहीं है, ये उन्होंने कह भी दिया है जी। तो बजाय और शर्तें लगाने के पहला काम तो ये है कि बंधकों को वो रिहा कराया जाए और इसके लिए सीज़फायर की ज़रूरत है। जी, तो अपनी गुंजाइश तलाश रहा है इजराइल। ऐसे में दाऊदी साहब, हमास की लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हानिया के मारे जाने के बाद सिनवार ने ही हमास को संभाला था, अब सिनवार की मौत हो चुकी है। ऐसे में हमास की लीडरशिप का भविष्य क्या है? देखें, जहां तक लीडरशिप के भविष्य का सवाल है
तो इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और अभी हमने देखा कि बीच में कई ऐसे एलिमिनेशंस हुए, तो लीडरशिप्स तो चेंज होती रही। तो भविष्य में ये है कि कोई नया चेहरा सामने आ जाएगा, लेकिन जो उससे बड़ा एक मामला ये है कि हमास का, जैसा इजराइल का कहना था कि हम हमास का पूरा खात्मा करेंगे, उसके बाद इन तमाम चीजों को हम रोकेंगे गाजा में। अभी भी अगर वहां के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को देखें, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, तो उसमें एक बहुत मायने छुपे हुए हैं। अब हमास का जो अपना एक स्ट्रक्चर होगा या जो लीडरशिप होगी वो अपनी जगह पे है, लेकिन क्या ये युद्ध यहाँ पे रुकेगा या नहीं, ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। इसलिए कि शुरू से एक बड़ा एक रीजन दिया जा रहा था इसराइल की तरफ से भी, जब यूएन की तरफ से प्रेशर था या दूसरी तमाम कंट्रीज की तरफ से जब भी प्रेशर्स बने या सीज फायर की बात हुई, तो ये था कि हमारी जो ये फाइट है वो हमास के साथ है, गजा या फलस्तीन के लोगों के साथ नहीं है। ये कहने की एक बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर एक तरह से एक के बाद दीगर, कहते एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर एलिमिनेशन होती रही हैं और अभी सिचुएशन ये आ गई है कि आज की तारीख में जी। जो एक लीडरशिप की का खात्मा हुआ, तो क्या अब इसराइल किसी भी तरीके से, जैसा कि हमारे डीपी श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि होस्टेजेस के रिलीज की बात कर रहे हैं, या जो भी सीज फायर की बात हो, तो क्या सीज फायर होगा या युद्ध वहां पे रुकेगा या नहीं? क्योंकि ये एक अचीवमेंट के तौर पे तो देख रहा है, आई मीन इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी इलेक्शंस हैं, क्रेडिट लेने की भी बातें हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल इसके कनेक्शंस हैं। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है कि 1 साल से लेके अभी तक जो चीजें चलती आ रही हैं, 42,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई, होस्टेजेस का सवाल आया, या एक के बाद अलग अलग तरीके से, आप चाहे लेबनान की बात करें, गजा की बात करें, और इस पूरे इलाके में जो एक रीजनल एस्केलेशन की तरफ चीजें बढ़ती गई, उसका कहाँ पे एक खात्मा होगा? अब आज ये सवाल बहुत बड़ा है, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी, उमा शंकर जी ने भी बहुत अच्छे से कहा कि एक जो ये आपके चैनल पे जो एक सवाल उठा है, ये मुझे लगता है कि इसका जवाब ढूंढने की अब जरूरत है। ग्लोबल प्रेशर और ज्यादा और बढ़ना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आप एक किसी नॉन स्टेट एक्टर की तरफ आपने एक युद्ध का ऐलान किया कि हमारी फाइट उसके साथ है, फलस्तीनियों के साथ नहीं है, तो फलस्तीनियों का जो इंसाफ होने चाहिए, 100 साल से ज्यादा हो गए, पूरी दुनिया इस मसले का हल नहीं निकाल पाई, और वहां पे जो हालात बनते चले आए, अब कम से कम ये होना चाहिए कि इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में दुनिया कहीं ना कहीं अपना एक सहयोग या कंट्रीब्यूशन दे, और जी। एक ग्लोबल प्रेशर बनाए कि यहाँ पे इसको कैसे भी रोका जाए। सीज फायर ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी तरह से वॉर को रोका जाए और रीजनल एस्केलेशन को रोका जाए, और कहीं ना कहीं मानवता की जो एक बात आती है वो खत्म हो। और अभी हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली केस में भी देखा कि किस तरह से पूरी एक दुनिया 143 वोट्स आए थे जब फलस्तीन के स्टेटहुड की बात आई, तो उस पे भी बात हो, और कहीं ना कहीं एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी। तो मुझे लगता है वो सॉल्यूशन आएगा, तो चाहे आप कितने भी, आपके सवाल में भी कि हमास की लीडरशिप का क्या होगा, हो सकता है ये तमाम चीजें अपने आप ही सप्रेस हो जाए, खत्म हो जाए, और अपने आप ही उस सॉल्यूशन की तरफ जाके एक कोई रास्ता जो दिखे, जिससे पूरी इस रीजन में पीस, सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना, एक ऐसा माहौल बने कि लोग ये नहीं सोचे कि अब आगे क्या होने वाला है, डर के माहौल में जीना, और कहीं ना कहीं इसका जी। असर पूरी दुनिया में हर जगह देखने को मिलता है। तो इसलिए हर किसी का ये कंसर्न है। जी, पर श्रीवास्तव जी, मैं आपको यहाँ लाना चाहूँगी। अब जो सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से धीरे धीरे हमास की टॉप लीडरशिप का इजराइल खात्मा कर रहा है, ऐसे में गुंजाइश बनती है सीज फायर की, शांति वापस लौटने की इस इलाके में, लेकिन क्या ईरान यहाँ शांति लौटने देगा, क्योंकि उसे बदला लेना है? साहब, अगर आप ये घटनाक्रम देखें तो ईरान की तरफ से प्रोवोकेशन नहीं हुआ है, हर स्टेज पे इजराइल की तरफ से प्रोवोकेशन हुआ है। गाजा में इजराइल ने अटैक किया,
1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में इरानियन दूतावास में इरानियन अधिकारियों का असैसिनेशन करके शुरुआत की, जिसकी वजह से फिर पहला मिसाइल एक्सचेंज हुआ। जी। अब ये उसके बाद फिर हनीये का जो तेहरान में विजिट कर रहे थे वहाँ पे असैसिनेशन कर दिया। अब ये तो साहब एकदम चरम स्थिति है। और वो भी हनीये क्यों गए थे? जो वहाँ पे रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन था उसके लिए गए थे। तो ये, और हनीये कौन था? हनीये जो उनका इजराइल के लिए हॉस्टेज डील में मेन इंटरलोक्यूटर था। तो जैसा कि कतर के अमीर ने कहा कि अगर आप अपने जो नेगोशिएशन आपसे कर रहा है जी। आप उसी का असैसिनेशन कर दें तो नेगोशिएशन कैसे हो सकता है? तो हर स्टेज पे प्रोवोकेशन तो इजराइल की तरफ से हुआ है। ईरान ने काफ़ी संयम बरता है। ईरान ने संयम बरता है, लेकिन जो एक पोजीशनिंग उसने अब ली है, जब भी इजराइल के हमले हुए, दाऊदी साहब, तो ईरान हो लेबनान हो, क्या अब शांति बहाली इस हमास लीडरशिप के खात्मे के बाद धीरे धीरे एक के बाद एक जो उसकी टॉप लीडरशिप ख़त्म हो रही है उसके खात्मे के बाद इजराइल के लिए आगे की राह क्या इतनी आसान होने वाली है? नहीं, राह आसान नहीं होने वाली है। और जिस तरह से अभी डीपी श्रीवास्तव जी ने भी कही और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो एक बहुत ईमानदारी वाली बात हुई कि प्रोवोकेशन जो है देखा जाए तो अगर उसके पूरे सीक्वेंस को अगर देखिए समझिए तो इंटेंशन ये समझ में आता है कि वॉर कौन चाह रहा है, पूरी तरह से एक किसी ऐसे मुल्क का या वहां के लोगों का खात्मा कौन चाह रहा है, प्रोवोकेशन कहाँ से हो रहा है, रोक कौन सकता है। ये सारे कुछ सवाल ऐसे हैं। अमेरिका का बहुत अहम रोल होता है इजराइल की तरफ से अगर ये सीज फायर हो या इस वॉर को रोका जाए। अब यहाँ पे अगर ये वॉर नहीं रुक रहा है तो मुझे लगता है दी ओनस गोज टू ओनली वन एंड ओनली, जो दो कह सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका। अगर वो सीरियसली चाहें तो अब कम से कम वो बार बार जो एक वजह दी जाती थी कि भाई हम इसलिए वहां पे गाजा में मासूमों की कहीं ना सिविलियंस की तरफ पे या हॉस्पिटल्स में या औरतों पे इस तरह की जो एक जुल्म ही कह सकते हैं वो हो रहा है, इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे हम हमास को खत्म करना चाहते हैं। अब एक ये कहने की बात अब कि आप जो है पूरे सरेंडर कर दो और हथियार वो करके अपने आप को ये दिखाओ, एक नई एक ऐसी चीज लाई गई है जिसे लग रहा है कि कहीं पे हम रोके नहीं। इस चीज को रोकना अगर होता तो कहते चले, अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा गया कि हो सकता है कि ये कह दिया जाए कि अब हमने ये सब चीजें हो गई हैं, लीडरशिप का खात्मा होता चला गया और अब हम इस वॉर को रोक रहे हैं। 1 साल तो हो गए, 1 साल से क्या कहीं वॉर रुकते हुए देखा गया या एक बार सीज फायर की कोशिश हुई? एक बार सीज फायर भी 3-4 दिनों के लिए किया गया, लेकिन उन तमाम चीजों के बाद अगर अब भी यहाँ पे नहीं रुकता है तो मुझे नहीं लगता है कि इस अरब वर्ल्ड में या इवन ईरान या दूसरे जो भी कंट्रीज हैं उसका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि रीजनल एस्केलेशन हो या वॉर हो। अब इस वक्त जो सबसे अहम रोल अदा करना है वो इजराइल का है और आगे ये देखना, जैसे आपने कहा ना क्या मुश्किलें बढ़ेंगी, मुश्किलें बढ़ने का जहां तक सवाल ये है कि ये मैं समझता हूं कि एक दिन में जो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा ना गाजा के लोगों को एड्रेस करते हुए कि कल ये वॉर रोका जा सकता है, हकीकत ये है कि ये कल और 1 घंटे में भी रोका जा सकता है अगर विल पावर हो इजराइल और अमेरिका के पास। और अब तो इनके पास रीजन भी है कहने के लिए। दुनिया को ये क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भाई अगर आप कुछ भी अगर ये वजह भी दें कि हम ये कहते हैं कि हम इंसानियत के लिए ही सही, अगर हम इस चीज को अब
इतनी सारी चीजें हुई, रिटेलिएशंस तो होते हैं ना दोनों तरफ से। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद रिटेलिएशन हुआ, उसके बाद जो चीजें चलती आ रही हैं उसके रिटेलिएशंस हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें रिटेलिएशन के नाम पे मासूमों की, दोबारा मैं वापस आ रहा हूँ उस पे कि मासूमों की जानें कब तक जाती रहेंगी, लोग डर और खौफ के माहौल में कब तक जीते रहेंगे, और इसका जो हर्जाना है वो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक खास ग्रुप के की वजह से दुनिया इसको क्यों सफर करेगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं इस चीज की जिम्मेदारी एक होता है ना अकाउंटेबिलिटी सेट कर, हालांकि कोशिशें बहुत हुई लोगों ने। अब देखें कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी को आने की बैन की घोषणा करना, या फिर अभी खुद यूनाइटेड नेशंस के अंदर शेम ऑन यू जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती है, इस चीज की तरफ इशारा करता है कि हम जो हमने एक शुरुआत में एक मकसद लेके आगे एक कदम बढ़ाया, हमें उसकी तरफ से नहीं मुड़ना है। हम आखिरी तक में जो एक हमारी अपनी एक वो है कि दुनिया के अंदर जो भी हो रहा हो, इंटरनेशनल लॉज, वॉर के लॉज, तमाम कानून कायदे की धज्जियां उड़ाते हुए ही हमें आगे बढ़ना है, हमें किसी की नहीं सुननी है। वरना अगर वो चाहे तो एक दिन में रीजंस है उसको रोकने की, कई रीजंस, अब तो एक बहुत बड़ा रीजन आ गया। तो अब इस चीज को रोकना चाहिए और ये ग्लोबल प्रेशर बनना चाहिए ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। जी, आप दोनों से मैं एक ही सवाल बहुत छोटे में, वक्त बहुत कम है, 1 ही मिनट है मेरे पास। श्रीवास्तव जी, जब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अंत नहीं है, ये अंत की शुरुआत है, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हम निकालें इस वक्त, अगर आप एक सेंटेंस में समझा पाए तो? मंशा साफ है क्या उनकी? ये तो साहब वो चर्चिल के स्टेटमेंट की नकल कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड। लेकिन अगर आप देखें तो अगर हॉस्टेजेस की दृष्टि से देखें और इजरायली पब्लिक ओपिनियन की दृष्टि से देखें जी, तो अब इसको खात्मे पे लाना चाहिए। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये सारा घटनाक्रम में मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ये घटनाक्रम तो सिनवर और 7 अक्टूबर की वजह से ही शुरू हुई थी। जी, तो उसमें तो इजराइल के साथ तो हमारी सहानुभूति है ही, लेकिन अगर ऐसा था तो उसका ये जवाब तो नहीं कि आप 40,000 40,000 पैलेस्टीनियंस को मार दें और इंडेफिनेटली लड़ाई चलाएं। और अब चूंकि जब कि सिनवर भी मार दिया गया है और हमास की जो सैनिक क्षमता है वो करीब करीब ख़त्म हो गई है, बिल्कुल। फिर भी आप सीज फायर के लिए नहीं तैयार हैं और तो निगाहें इस वक्त इजराइल की तरफ हैं, जब हमास की टॉप लीडरशिप धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है, उनको वो ख़त्म कर चुका है। तो ऐसे में फिर किस हिचक के लिए वो रुका हुआ है, क्यों रुका है, ये सवाल है। दुनिया भर की निगाहें इजराइल की तरफ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डीपी श्रीवास्तव जी और आसिफ रमीज दाऊदी साहब, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये वो बड़ा मुद्दा है जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। और अब अडानी समूह से जुड़ी एक खबर। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की पहल में अडानी समूह और तेलंगाना सरकार साथ साथ आए हैं। इस मौके पर किए गए ट्वीट में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के परिवर्तनशील नजरिए और प्रेरणा देने वाली अगुवाई में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की पहल में योगदान देने का मौका मिला है। साथ साथ हम न सिर्फ अपने नौजवानों के भविष्य को संवार रहे हैं, बल्कि हम चमत्कार और समृद्ध भारत के लिए असीम संभावनाओं को भी खोल रहे हैं। एक स्थायी विरासत का निर्माण करना है जो आने वाली पीढ़ियों का विकास करेगी। आज की पड़ताल में, सच की पड़ताल में आज इतना ही। DTV इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।